मैं दयाल राम DRB एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। जी दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं NCERT की पुस्तकें। जी दोस्तों, कंपटीशन की तैयारी करने के लिए सबसे पहले जो ज्ञान जरूरी होता है वो होता है NCERT बुक्स का। चलिए दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं कक्षा 6 से। कक्षा 6 की सामाजिक की पुस्तक पृथ्वी हमारा आवास, उसका पहला चैप्टर सौर मंडल में पृथ्वी। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सूर्यास्त के बाद आकाश को देखना कितना अच्छा लगता है। आसमान में पहले 1 या 2 चमकते बिंदु ही दिखते हैं, लेकिन बाद में इनकी संख्या बढ़ती जाती है। आप उनकी गणना नहीं कर सकते। संपूर्ण आकाश छोटी छोटी चमकदार वस्तुओं से भर जाता है, जिनमें से कुछ चमकीले होते हैं, कुछ धुंधले। ऐसा प्रतीत होता है मानो आकाश में हीरे जड़े हों। इनमें से कुछ टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, लेकिन अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो आप पाएंगे कि इनमें से कुछ की टिमटिमाहट अन्य से अलग हैं। ये बिना किसी टिमटिमाहट के चंद्रमा के समान चमकते हैं। इन चमकीली वस्तुओं के साथ आप लगभग प्रतिदिन चंद्रमा को भी देखते हैं। ये अलग अलग समय पर अलग अलग आकार, अलग स्थितियों में दिखाई देता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार जरूर देख सकते हैं। ये पूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन बाद आप इसे नहीं देख सकते हैं। ये नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती हैं। यानी दोस्तों, जिस रात में हमें चंद्रमा पूरे आकार के साथ दिखता है वो पूर्णिमा होती है, और जिस दिन हमें रात्रि में चंद्रमा दिखाई नहीं देता वे अमावस्या होती हैं। ऐसी रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान का अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। क्या आपको इस बात पर आश्चर्य नहीं होता कि हम दिन के समय चंद्रमा एवं सभी छोटी चमकीली वस्तुओं को क्यों नहीं देख सकते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि सूर्य के अत्यधिक तेज प्रकाश के कारण रात के समय चमकने वाली वस्तुओं को हम दिन में नहीं देख सकते हैं। यानी दोस्तों, दिन में सूर्य का अत्यधिक प्रकाश होता है, इस कारण छोटी छोटी चमकीली वस्तुएं हमें दिखाई नहीं देती हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं खगोलीय पिंड कहलाती है। जी दोस्तों, इसको याद कर लीजिए। खगोलीय पिंड क्या है? सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती हैं क्या कहलाती हैं? खगोलीय पिंड। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले तथा गर्म होते हैं। ये गैसों से बने होते हैं। इनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिससे वे बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं। सूर्य भी एक तारा है। यानी दोस्तों, जिसके पास में अपनी ऊष्मा वे अपना प्रकाश होता है और वे बड़ी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वे तारा कहलाते हैं। नेक्स्ट पेज में देखते हैं दोस्तों। रात के समय चमकते हुए अनगिनत तारे सूर्य के समान ही हैं, लेकिन हमसे बहुत अधिक दूर होने के कारण हम लोग उसकी ऊष्मा या प्रकाश को महसूस नहीं कर पाते तथा वे अत्यंत छोटे दिखाई देते हैं। यानी दोस्तों, जो रात को दिखाई देने वाले तारे हैं वो सूर्य के समान ही बड़े बड़े हैं, लेकिन वो अपने से सूर्य से कई गुना अधिक दूर स्थित हैं। इस कारण हमें उनका पूरा प्रकाश व पूरी ऊष्मा नहीं मिल पाती। इस कारण वे छोटे दिखाई देते हैं। आपने अवश्य ध्यान दिया होगा कि कुछ दूरी से देखने पर सभी वस्तुएं छोटी दिखाई पड़ती हैं। अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ रहा हवाई जहाज कितना छोटा दिखाई देता है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय आप तारों के विभिन्न समूहों द्वारा बनाई गई विविध आकृतियों को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। यानी नक्षत्र मंडल क्या है? रात के समय जो तारों के द्वारा विभिन्न प्रकार की आकृतियां होती हैं नी, वे क्या कहलाती है? नक्षत्र मंडल। आर्सा मेजर या बिग बियर इसी प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है।
बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है सप्तऋषि। सप्त यानी 7, ऋषि यानी संत। यानी हम सब ने अपने बुजुर्गों से सुना होगा ये सप्तऋषि है, और जो सप्तऋषि हैं वो ध्रुव तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। दादी से, नानी से, नाना से, पापा से आपने सब ने सुना होगा। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल कौन सा है? सप्तऋषि। ये 7 तारों का समूह है जो नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर का भाग हैं। अपने परिवार या पड़ोस में किसी बड़े व्यक्ति से कहिए कि वह आपको आसमान में और अधिक तारों, ग्रहों तथा नक्षत्र मंडलों को दिखाएं। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा उत्तर दिशा को बताता है, इसे ध्रुव तारा भी कहते हैं। दोस्तों, आप सबने ध्रुव तारे के बारे में सुना होगा, जो हमेशा स्थिर उत्तर की ओर रहता है। ये आसमान में हमेशा एक ही स्थान पर रहता है। हम सप्तऋषि की सहायता से ध्रुव तारे की स्थिति को जान सकते हैं। चित्र 1.1 में आप देखेंगे कि यदि सप्तऋषि मंडल के संकेतक तारों को आपस में मिलाते हुए एक काल्पनिक रेखा खींची जाए एवं उसे आगे की ओर बढ़ाया जाए, ये ध्रुव तारे की ओर इंगित करेगी। यानी ये चित्र देखिए, ये सप्तऋषि है, इनको मिलाते हुए आगे की ओर रेखा को बढ़ाएं तो ये कौन सी तारा दिखाई देगा? ध्रुव तारा। प्राचीन समय में लोग रात्रि में दिशा का निर्धारण तारों की सहायता से करते थे। उत्तरी तारा कौन सा दिशा को इंगित करता है? उत्तर दिशा को। कुछ खगोलीय पिंडों में अपना प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती, वे तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ऐसे पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लेनेट कहते हैं, ग्रीक भाषा में प्लेनाइट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है परिभ्रमक, अर्थात चारों ओर घूमने वाले। हम सबको पता है ग्रह हैं वो सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। पृथ्वी को सबसे अधिक दूरी से, जैसे चंद्रमा से देखने पर यह चंद्रमा की तरह चमकती हुई प्रतीत होगी। रोचक तथ्य: बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों से बनी हुई पट्टियां हैं। पृथ्वी से इन छल्लों को हम दूरबीन की सहायता से देख सकते हैं। नेक्स्ट पेज। इसमें अपने सौर मंडल यानी सौर परिवार का अवलोकन कीजिए दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये सूर्य है जो सबके केंद्र में है। सूर्य के बाद सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? ये बुध। बुध के बाद में ये शुक्र। शुक्र के बाद में सूर्य का सबसे नज़दीक तीसरा ग्रह ये पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में मंगल, और उसके बाद में बृहस्पति। बृहस्पति के बाद में शनि। शनि के बाद में यूरेनस। यूरेनस के बाद में यानी सूर्य से सबसे अधिक दूरी पर स्थित ग्रह नेपच्यून। जी दोस्तों, एक और आपको रोचक बात बताएंगे। जो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में ये जो चमकीली पट्टी दिखाई देती हैं, इनको बोलते हैं क्षुद्र ग्रह। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है दोस्तों कि मंगल ग्रह वे बृहस्पति के मध्य जो चमकीली सफ़ेद पट्टी उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। या ऐसे भी पूछ सकते हैं क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के मध्य मिलते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के मध्य। ये सारणी जिसमें हम परिक्रमण काल और घूर्णन काल देख सकते हैं सभी ग्रहों का। ये बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति और शनि। आप वीडियो को रोक के अच्छे से देख सकते हैं। ये यूरेनस और नेपच्यून। जी दोस्तों, जो सूर्य के नज़दीक के 4 ग्रह हैं वो ठोस चट्टानों से बने हुए हैं,
और जो दूरी पर स्थित 4 ग्रह हैं, कौन से? बृहस्पति, यूरेनस, शनि और नेपच्यून, वे बहुत बड़े आकार में तथा तरल पदार्थों और गैसों से बने हुए हैं। नेक्स्ट पेज, आसमान में दिखने वाला चंद्रमा एक उपग्रह है। यह हमारी पृथ्वी का सहचर यानी साथी है तथा इसके चारों ओर चक्कर लगाता है। पृथ्वी के समान 7 अन्य ग्रह हैं जो सूर्य से प्रकाश एवं ऊष्मा प्राप्त करते हैं। उनमें से कुछ के पास अपने चंद्रमा भी है। यानी सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? 8 ग्रह हैं, पृथ्वी और इसके अलावा 7 ग्रह। सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह एवं उल्का पिंड मिलकर सौर मंडल का निर्माण करते हैं। उसे हम सौर परिवार नाम देते हैं, जिसका मुखिया कौन होता है? सूर्य। अब सूर्य के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य सौरमंडल के केंद्र में यानी मध्य में स्थित है। यह बहुत बड़ा है एवं अत्यधिक गर्म गैसों से बना है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रखता है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है, लेकिन हम इसकी अत्यधिक तेज ऊष्मा को महसूस नहीं करते, क्योंकि सबसे अधिक का तारा होने के बावजूद ये हमसे बहुत दूर हैं। सूर्य पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर हैं। ग्रह, हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का जो क्रम है वह ये हैं: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। जो क्षुद्र ग्रह हैं वो कौन से 2 ग्रहों के मध्य? मंगल और बृहस्पति के मध्य मिलते हैं। सौरमंडल के सभी 8 ग्रह एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये रास्ते दीर्घवृत्ताकार किसको बोलते हैं? अगर हम कोई रिंग है उसको पिचकाते हैं तो वो साइडों से बाहर निकल जाती हैं और बीच से पिचक जाती हैं, तो वो जो आकार होता है वे दीर्घवृत्ताकार होता है। ये कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नज़दीक हैं। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं। यानी सबसे कम किसको? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में सबसे कम समय किसको लगता है? बुध को। शुक्र को पृथ्वी का जुड़वां ग्रह माना जाता है। इस पॉइंट को सर नोट कर लीजिए। शुक्र को पृथ्वी का क्या कहते हैं? जुड़वां ग्रह, क्योंकि इसका आकार में आकृति पृथ्वी के समान है। अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे 2003 यूबी 313, सीरस तथा प्लूटो बोने ग्रह के जा सकते हैं। क्या आप जानते हैं रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है। खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वाले को खगोल शास्त्री कहते हैं। आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री हैं। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह एवं चंद्रमा परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट पेज, पृथ्वी। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। यानी पहला कौन सा? बुध, दूसरा शुक्र, तीसरा पृथ्वी, चौथा मंगल, है ना, पांचवा बृहस्पति। मंगल और बृहस्पति के मध्य क्या होते हैं? क्षुद्र ग्रह होते हैं। चलो पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में ये 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है। यही कारण है कि इसके आकार को भू आब कहा जाता है। यानी पृथ्वी किस आकार की है? भू आब आकार की। भू आब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार।
जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। पृथ्वी न तो अधिक गर्म है न ही अधिक ठंडी। यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद हैं। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई देती है क्योंकि इसके 2/3 सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। यानी दोस्तों ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है। ऑप्शन होते हैं काली, हरी, नीली, सफ़ेद। यानी हमको क्या उत्तर करना है? नीली। कई बार आप हरे कर देते हैं क्योंकि आप सोचते हैं पृथ्वी पर पेड़ पौधे हैं इसलिए हरे, लेकिन ध्यान रखना पृथ्वी पर 2/3 भाग पर क्या है? जल है, इस कारण यह नीला ग्रह दिखाई देता है। चंद्रमा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है, चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। ये इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नज़दीक हैं। ये हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर हैं। अब आप पृथ्वी से सूर्य एवं चंद्रमाओं की दूरियों की तुलना कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं प्रकाश की गति क्या है? प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसकी इतनी गति के बावजूद सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट लग जाते हैं। जी दोस्तों, यहाँ 2 क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो प्रकाश की गति क्या है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। और दूसरा क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 8 मिनट। और दोस्तों, चंद्रमा पर जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जी दोस्तों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। उपग्रह क्या होते हैं दोस्तों? उपग्रह एक खगोलीय पिंड है जो ग्रह के चारों ओर उसी प्रकार चक्कर लगाता है जिस प्रकार एक ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। यानी दोस्तों, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह। और ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या कहलाते हैं? उपग्रह। मानव निर्मित उपग्रह एक कृत्रिम पिंड है। ये वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया है जिसका उपयोग ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने एवं पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। इसे रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है एवं पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह इनसैट, IRS, एडुसेट इत्यादि हैं। नेक्स्ट पेज। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है और पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने दिन में पूरा करती है? 365 दिन में। जी दोस्तों, ध्यान रखना। और चंद्रमा पृथ्वी का कितने दिन में एक चक्कर पूरा करता है? 27 दिन में। लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा कर लेता है। यानी 27 दिन में ही एक चक्र अक्ष पर अपने पूरा कर लेता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? 24 घंटे। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। चंद्रमा की परिस्थितियाँ जीवन के लिए अनुकूल नहीं हैं। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान, गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनाते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। क्षुद्र ग्रह। तारों, ग्रहों एवं उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे पिंड भी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। इन पिंडों को
क्षुद्र ग्रह कहते हैं ये मंगल एवं बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार क्षुद्र ग्रह के ही भाग हैं जो बहुत अधिक वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूटकर अलग हो गए। उल्कापिंड, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये उल्कापिंड पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी प्रवृत्ति पृथ्वी पर गिरने की होती है। इस प्रक्रिया के दौरान वायु के साथ घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं, परिणाम स्वरूप चमकदार प्रकाश उत्पन्न करते हैं। कभी कभी कोई उल्का पूरी तरह से जले बिना पृथ्वी पर गिर जाता है जिससे धरातल में गड्ढे बन जाते हैं। जैसे दोस्तों जो माउंट आबू में नक्की झील है वो किस कारण निर्मित है? उल्कापिंड के गिरने के कारण निर्मित है। क्या आप जानते हैं, क्या आपने तारों वाले खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली सफ़ेद चौड़ी पट्टी की तरह एक चमकदार रास्ते को देखा है? ये लाखों तारों का समूह है। ये पट्टी आकाश गंगा कहलाती है, यानी मिल्की वे। हमारा सौरमंडल इस आकाश गंगा का एक भाग है। प्राचीन भारत में इसकी कल्पना आकाश में प्रकाश की एक बहती हुई नदी से की गई थी। इस प्रकार इसका नाम आकाशगंगा पड़ा। आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। वैज्ञानिक अभी भी इसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित करने में जुटे हैं। इसके आकार के संबंध में हमें कोई जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी हम जानते हैं कि हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं। ये देखिए सर, ब्रह्मांड कितना बड़ा है, यानी ये हम हैं बीच में, और हमसे हमारा किस पर रहते हैं? पृथ्वी पर। पृथ्वी इतनी बड़ी है, और पृथ्वी किसका भाग है? सौरमंडल का। सौरमंडल किसका भाग है? आकाशगंगा का। और आकाशगंगा किसका भाग है? ब्रह्मांड का। यानी लाखों करोड़ों आकाशगंगाएं मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ये देखिए दोस्तों, कृत्रिम उपग्रह जो अपन पृथ्वी की जो भूस्तर ग्रह है, कक्षा है, उसमें स्थापित करते हैं। ये रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपण किया जा रहा है। रॉकेट का वापस उपग्रह को छोड़ करके पृथ्वी पर इस तरह लैंड करते हैं, और ये उपग्रह का कक्षा में प्रवेश। ये दोस्तों अभ्यास प्रश्न, इसके उत्तर देने के प्रयास कीजिए, और अगले वीडियो में हम लेके आएंगे इसी चैप्टर के, यानी सौरमंडल में पृथ्वी जो आज हमने पढ़ा है उसके MCQ क्वेश्चन, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें ऑप्शन दिए रहेंगे। अपन प्रश्नोत्तरी करेंगे यूट्यूब पे। जी दोस्तों, आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम फाइट करना चाहते हैं तो लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पूरी NCERT बुक्स को आपको इसी तरह से अच्छे से समझाऊंगा, और प्रत्येक चैप्टर का MCQ क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का टेस्ट लिया जाएगा और लाइव टेस्ट लिया जाएगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।